गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है? बड़े ही होंगे, उम्मीद कर रहे हैं ये आपको चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा, जिसमें आपका चैप्टर मैंने सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। ठीक है, और आज आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो और आपका कमिंग संडे को इलास्टिसिटी पर पेपर ही आपको बताइए। और एक चीज़ और बोलूँगा, वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर मेंटेन रखें ताकि मुझे भी पता चलेगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा आप लोगों से। आप लोग अप्रिशिएट करोगे, नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लाइक्स करोगे तो मुझे लगेगा हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नेक्स्ट। ठीक, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन young modulus and coefficient of linear expansion। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सबसे बड़ी बात है लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। देखो यंग मॉडुलस तो आपको पता है, लेकिन लीनियर एक्सपेंशन नहीं पता, एक्सपेंशन नहीं पता। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के बाद जो एक्सपेंड होगा, जो बढ़ेगा, वो हमारे लिए बन जाता है एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोहे की रॉड है, क्योंकि ये मॉडुलस के साथ है तो हमारे पास आयरन रॉड है, लोहे की रॉड है, हमने उसको टेम्परेचर दिया। अभी तो लेंथ एल थी, हमने टेम्परेचर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी। तो वो जो बढ़ गई वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन बन जाएगा। याद रखिएगा, एक्सपेंशन वाले में कभी भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगा सकते। समझना, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उस पर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें इलास्टिसिटी लगेगा, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसमें हम फोर्स नहीं लगा रहे, इसमें टेम्परेचर के कारण इलोंगेशन हो रहा है, इसलिए वो हमारे लिए लीनियर एक्सपेंशन बनेगा। और यहाँ पर स्ट्रेस भी हमारे लिए चेंज हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस बन जाएगा, और स्ट्रेन भी चेंज हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेन बन जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, ठीक है, ये रॉड है हमारे पास, और वन साइड इसको हमने फिक्स कर दिया। इसकी लेंथ है एल नॉट, इनिशियल लेंथ। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है टी। ठीक, चलो फिर क्या हुआ, रॉड की लेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो लेंथ हो गई पूरी एल, और टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T। ओके, अब ओरिजिनल लेंथ एल हो गई, चेंजिंग जो ओरिजिनल लेंथ एल नॉट हो गई, जो टोटल टेम्परेचर के पास लेंथ बढ़ी वो एल हो गई, तो लेंथ बढ़ी कितनी वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास डेल्टा एल, डेल्टा एल लेंथ बढ़ी। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये समझ में आ गया। टेम्परेचर देने पर, देखो टेम्परेचर देने पर इसमें लेंथ बढ़ रही है, हम इलोंगेशन नहीं कर रहे, ये नहीं कि हम उस पर क्या लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे तो इलोंगेशन नहीं, टेम्परेचर देने पर इलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला देखें। तो लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल क्या है, ओरिजिनल, सॉरी टेम्परेचर की बात लें, एल नॉट क्या ओरिजिनल, अल्फा आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, डेल्टा टी टेम्परेचर। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यू। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। तो L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा। अब देखो ये प्लस में इधर माइनस में लिख दो, तो L माइनस एल नॉट, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी बना कि नहीं बना।
और L माइनस एल नॉट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम इसको डेल्टा L बाय एल नॉट लिख सकते हैं क्या? और आपको पता है चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल को हम क्या कहते हैं? याद आया कुछ? हाँ, उसको हम कहेंगे स्ट्रीम। ओके, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? थर्मल स्ट्रीम। थर्मल मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? ओके, ये सारी चीजें समझ में आ गई हो गया। अब आते हैं, क्योंकि यंग मॉडल्स के लिए निकालना है तो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वो भी कौन सा स्ट्रेस? थर्मल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेन? थर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पर अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला बन गया 1 इंटू थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, अब y के लिए थर्मल स्ट्रेन क्या है? अल्फा डेल्टा टी। तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस। ओके, थर्मल स्ट्रेस के लिए रिलेशन क्या निकल कर आ गया? आप लोगों को दिख रहा है y अल्फा डेल्टा टी। यही रिलेशन है यंग मॉडल्स और लीनियर एक्सपेंशन में, y अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लो भाई, y इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस अपॉन अल्फा डेल्टा टी। ये भी हो सकता है, रिलेशन बना दो भाई। समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? फिर से देख लेते हैं भाई, समझ लेते हैं। हमें निकालना था रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमने एक रॉड ली, आयरन रॉड ली या कोई भी मेटल की रॉड ले ली, उसको वन साइड से फिक्स कर दिया। हमने टेम्परेचर जब T था, ठीक है, जब टेम्परेचर हमारे पास क्या था? T था, ठीक है, तो जो ओरिजिनल लेंथ थी वो L0 थी। टेम्परेचर बढ़ा T से, डेल्टा T थोड़ा सा बढ़ा दिया तो लेंथ हमारी बढ़ गई, L बन गई। ठीक है, अब हमें पता है ये हमारे लिए जो फार्मूला है ये लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला है। ठीक है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, ये लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला हो गया। अब अल्फा क्या है? अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या फिर लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, ये प्लस में इधर माइनस में, और ये वाली वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई में होगी तो इधर डिवाइड में चली जाएगी, तो ये इधर आ गया, इसको अल्फा, और एल माइनस एल नॉट को डेल्टा एल बाय एल नॉट लिख सकते हैं। और ये हमारे लिए क्या होगा? चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल स्ट्रेन बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर देने पर बन रही है कंडीशन तो थर्मल स्ट्रेन बन गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर यह मॉडल्स का फार्मूला लगाया तो थर्मल स्ट्रेस अपॉन में थर्मल स्ट्रेन बन गया। अब हमें थर्मल स्ट्रेन निकालना तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू क्या रख सकते हैं? डेल्टा एल। ये हमें इससे मतलब है क्योंकि हमें लीनियर एक्सपेंशन चाहिए था, कांस्टेंट चाहिए था, तो अल्फा, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं? अल्फा डेल्टा रख दिया, फिर इसको ऐसे। समझ में आ गया होगा पक्का? एक चीज़ और है, इसका क्वेश्चन आपको इलास्टिसिटी में भी मिल सकता है। इसका क्वेश्चन आपको आगे जब हम थर्मल हीट पढ़ेंगे, ठीक है, या थर्मल हीट का सब टॉपिक है, थर्मल एक्सपेंशन है, वो पढ़ेंगे, उस टॉपिक में आपको वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम दो टाइप से पढ़ेंगे, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, दोनों में चीज़ें सेम रहेंगी लगभग। ठीक है, कुछ ही चेंजमेंट होगा लेकिन क्वेश्चन दोनों जगह पे कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया फिर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए पढ़ते हैं अब आगे। हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी stored
या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, हमें ये निकालना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, या हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी या हम इसको इलास्टिक एनर्जी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर आ जाए या इलास्टिक एनर्जी आ जाए तो फार्मूला सेम रहेगा। स्ट्रेच वायर के लिए निकालना है, ठीक है। चलो देखते, सिंपल सा है, समझते जाइए बस, ठीक है। स्ट्रेच वायर मतलब हमारे पास ये वायर है, ठीक है, ये हमारे पास वायर है और इस वायर पर हमने लगा दिया फोर्स F, लेंथ है इस वायर की L, ठीक है। अब देखो जैसे फोर्स लगाएंगे तो इस वायर की जो है वो लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, लेंथ बढ़ गई। ये लेंथ हमने ले ली L और इंक्रीजिंग लेंथ को हमने कंसीडर कर लिया X। क्लियर हो गया, कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, आपने अगर एक्सपेरिमेंट किया है नहीं किया है तो करिएगा। हम कोई भी वायर लेते हैं, जब किसी वायर पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उस वायर में क्या होता है, वायर जैसे अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करेगा तो मतलब कुछ वर्क तो हो ही रहा है। पहले वायर इतना बड़ा था, सॉरी, पहले वायर इतना बड़ा था, ठीक है, वायर इतना बड़ा था, हमने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो वायर की अब लेंथ बढ़ गई ना भाई। और जब वायर को, आपको पता ही किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स और लगाने पर उसमें जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वही वर्क डन होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बनी भाई कि हमने इस पर फोर्स लगाया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन, तो वहीं पर यही कंडीशन बनी। समझ में आ गया? अब देखो, अब किसी भी वायर पर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस वायर में एकदम से थोड़ी ना है कि वायर छोटा सा था, हमने खींच स्ट्रेस कर दिया या डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो स्ट्रेस हो गया बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई भी वायर पर अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्योंकि आप सॉलिड पढ़ रहे हो, क्योंकि आप मेटल के लिए पढ़ रहे हो, तो मेटल में बहुत ज़्यादा इलॉन्गेशन है तो बहुत छोटा होता है, तो वो कंडीशन, इसीलिए यहाँ पर स्मॉल वर्क डन बनेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। तो स्मॉल वर्क डन में चलने पहले कुछ कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई कंडीशन, हमें यंग मॉडुलस का फार्मूला पता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं F बाय ए, स्ट्रेन को डेल्टा L बाय F, या फिर अगर हम इलॉन्गेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, इलॉन्गेशन के लिए जाएंगे तो डेल्टा L इज इक्वल टू हमारे पास बाय ए, ठीक है, डेल्टा ऐसे नहीं आएगा तो हमारे पास आ जाएगा FL बाय A1। या फिर अगर हम फोर्स के लिए जाएंगे तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, वाई ए डेल्टा L बाय F, सॉरी डेल्टा L बाय कैपिटल L। इनको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, समझाने में हमें आसानी हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं, व्हेन applying deforming force on the wire, ठीक है, तो वायर इलोंगेट हो जाएगा तो इसमें स्मॉल वर्क डन बनेगा, तो dw इज इक्वल टू F इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो तो dx ले लीजिए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, एनर्जी बनानी है, और स्मॉल की चीज़ों को जब ऐसा होता है तो उसमें आपको बहुत अच्छे से पता है क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमें छोटे से बड़े पोर्शन के लिए निकालना होता है तो आपको पता है हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं, और बड़े से अगर छोटा निकालना होता है तो हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर हम f की वैल्यू विद द टर्म ऑफ हम x के लिए रखेंगे, तो इसको हम और करके क्या हम f इज इक्वल टू, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बाय ए डेल्टा L को क्या हम x लिख सकते हैं और L तो L ही रहेगा, तो ये L। समझ में आया? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर
फर्स्ट बन गई, सेकंड बन गई, इसको चौथा फर्स्ट लिख। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो डी डब्ल्यू इंट्रीगेट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू वाई ए एक्स बाय एल। ओके ओके, यहाँ पर हमने क्या रखा, डी एक्स रख लिया। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जो लिमिट है, मिनिमम कितना इलोंगेट हो रहा था, 0। मैक्सिमम कितना इसमें चेंजमेंट होगा, तो मैक्सिमम चेंजमेंट कितना होगा, डेल्टा एल होगा। याद रखिएगा, क्योंकि हमने आपको फार्मूले में डेल्टा एल कराया है चेंजिंग लेंथ। तो यहाँ पर हमने क्या लिख ली, लिमिट ये लगा दीजिए। यहाँ तक समझ में आती होगा। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास वाई ए बाय एल कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर ले लेंगे। तो हमने वाई ए बाय एल को बाहर कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से डेल्टा एल एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो, तो हमने डब्ल्यू को बाहर ऐसे लिखा, वाई ए बाय एल। अब उसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, आपको पता ही है, होता है बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दी 0 से एल। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वाई ए बाय एल, लिमिट लगाए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या निकल कर आया हमारे पास, डेल्टा एल का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। ओके, अब देखिए भाई, तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, वाई ए 1/2 को बाहर कर लिया क्योंकि ये है, तो हमारे पास क्या बन गया, वाई ए बाय एल डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है। ओके, पहला फार्मूला तो जनरल फार्मूला हमें ये मिल गया। अब थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 1/2 वाई ए बाय एल, और सॉरी डेल्टा नहीं, एल से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो हमने एल से क्या करा दिया भाई, मल्टीप्लाई, तो एल से इधर मल्टीप्लाई और उधर ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि एल से कट जाए वही मिल जाएगा। तो अब हमें मिला क्या, W इज इक्वल टू 1/2 वाई ए एल अपॉन में क्या, तो उसको अलग कर लो, तो डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर। और आपको पता है चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू 1/2 वाई ए एल, और ये बन गया स्ट्रेन का स्क्वायर। इतना नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर से देख लो। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर कह रहा है, हमने एक वायर लिया, उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसकी लेंथ है L, ठीक है। जैसे लगा दे तो चेंज इन लेंथ जो बढ़ गई वो x हो गई, L हो गया। फिर हमने यंग मॉडुलस लगा, तो यंग मॉडुलस के लिए फार्मूला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये कंडीशन बना ली, इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला बन गया। व्हेन अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, हमने जब डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई किया तो ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि वर्क डन का फार्मूला F इंटू डी होता है, स्मॉल चेंजमेंट के लिए F इंटू डी एक्स, और ये इसको इंटीग्रेट करो W बन जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यू यारी वैल्यू रख दी यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, जो कांस्टेंट हम था उसको बाहर ले लिया, x को वैसे। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, डेल्टा एल का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर तो 0 हट गया, ये बन गई। अब हमें क्योंकि कुछ कंडीशन बन जाए तो अच्छा है, तो हमने क्या किया, क्योंकि ये स्क्वायर अगर ये स्क्वायर बन जाए तो हमारे पास स्ट्रेन बन जाएगा, तो हमने दोनों साइड ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पर ये L इंटू एल स्क्वायर बन गया। चेंज इन एंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल स्ट्रेन कहते हैं, बाकी वही लिख दिया। नोट करिए इसको जल्दी से, नोट करिए भाई, फिर आगे बढ़ो। नोट हो गया, डन। चलो इसके आगे देखें, ठीक है।
आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब और फॉर्मूले बनाते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 y। अब ध्यान से देखो, एरिया इंटू लेंथ को क्या हम वॉल्यूम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या लिखा भाई, वॉल्यूम और स्ट्रेन का स्क्वायर, ओके। तो देखो, अब फिर देखो, एक तो ये हो गया। अब हमें पता है यंग मॉडुलस के लिए क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। चाहो तो आप लॉन्गिट्यूड में लिख लो, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है। तो अब हम यंग मॉडुलस के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा उसको देखो। यंग मॉडुलस की जगह पर क्या हम स्ट्रेस स्ट्रेन लिख सकते हैं? चलो भाई रख लो, तो 1/2 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इंटू वी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन क्या बन गया, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये हमारे पास एक ही नया फार्मूला बन गया, ये हमारे पास निकल कर आया वर्क डन, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हम इसको इलास्टिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला बन गया 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्लियर हो गया? अब देखो अगर हम वॉल्यूम को इधर ले आए तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी। तो हम इसको इलास्टिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करें, तो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है, ओके। इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं इलास्टिक डेंसिटी, इलास्टिक डेंसिटी, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पर ये एनर्जी डेंसिटी भी लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इलास्टिक डेंसिटी या फिर एनर्जी डेंसिटी, तो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये बन जाएगा। तब उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। समझ में आ गया? सारे कन्वर्जन के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसी चैप्टर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको यंग मॉडुलस भी पूछा गया है, ओके। और मैंने आपको बार बार बोला यंग मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यंग मॉडुलस वहाँ आपसे किसी क्वेश्चन में यंग मॉडुलस निकलवा लेगा, उसके बाद आपसे कहेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो या फिर एनर्जी इलास्टिक डेंसिटी निकाल कर बताओ, तब आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। समझ में आया वो क्वेश्चन कैसे बनेगा? बाकी मैं जब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नोट करिए, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक करा है आपका नोट हो गया? चल आगे बढ़ो। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, यंग बल्क एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसके रिलेशन पूछा जाता है, पूछा गया भी है, बट बहुत समय पहले पूछा गया था, तो हम उसको देख रहे थे। इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। जैसे यंग मॉडुलस का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है।
हमें इसका दूसरा फार्मूला भी हम इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि हम इसको इसके नीचे ला सकते हैं, वापस भी ना हम इसको ऊपर भेज सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखो क्या याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको हम कहेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, y = 1/अल्फा। ए के भी फॉर्मूला। अगर आपसे कहेगा अल्फा क्या है, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नोन एज अल्फा। यंग मॉडल्स के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y का एक नया फॉर्मूला बन गया 1/अल्फा। ठीक है, आगे देखो। हमने आपको फिर सिग्मा पता है, सिग्मा क्या बताया था, लेटरल स्ट्रेन बताया था। ओके, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर हो गया? कोई ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। अब बहुत ध्यान से फिर से देखना पड़ेगा आपको। ठीक, अब देखो तो हम इसको सिग्मा इज इक्वल टू, क्या हम इन दोनों में बोथ साइड मतलब ऊपर नीचे क्या हम स्ट्रेस से डिवाइड करा सकते? बिल्कुल करा सकते, क्योंकि स्ट्रेस से स्ट्रेस कट जाएगा। और हमने आपको क्या बताया था, जहां पर स्ट्रेस होगा वहीं पर ही लेटरल स्ट्रेन होगा, वहीं पर ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या स्ट्रेन की पॉसिबिलिटी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। याद रखिएगा, जहां पर स्ट्रेस है वहीं पर स्ट्रेन नहीं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हम बोथ साइड स्ट्रेस से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा लेटरल स्ट्रेन बाय स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब फिर देखो, अब फिर से लेटरल स्ट्रेन पर स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर आप देखो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या बन जाएगा? अल्फा बन जाएगा। तो हमें एक नया फार्मूला क्या मिला, सिग्मा = बीटा बाय अल्फा। क्लियर हो गया? कोई ऑब्जेक्शन? एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट